तो बेटा इन टुडेज क्लास व्हाट वी आर गोइंग टू डू। आज की क्लास में हम लोग क्या करने जा रहे हैं? आज की क्लास में हम लोगों ने बात करनी है एक नए टॉपिक के ऊपर, और वो बेटा कहलाता है वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन। ठीक है। सो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने जो बात कर ली है वो बात कर ली है कि फ्लो चार्ट को ट्रेस कैसे करते हैं। अब आज की क्लास में हम इस चैप्टर के थ्योरी को डिस्कस करने जा रहे हैं कि वैलिडेशन कैसे अप्लाई होगी और वेरिफिकेशन कैसे अप्लाई होगी और ये कॉन्सेप्ट होते क्या है। बेटा देखिए, जब भी आप कंप्यूटर के अंदर जो है वो एंटर होने की कोशिश करते हैं, यानी कोई भी डाटा को प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं, तो आप दो तरह से कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। एक कहलाता है सर साइन अप कॉन्सेप्ट, और एक बेटा आपके पास कहलाता है लॉग इन कॉन्सेप्ट। बेटा जी एक चीज समझ लीजिएगा कि जब हम साइन अप प्रोसेस की बात करते हैं तो साइन अप प्रोसेस जब अप्लाई होता है जब हम फर्स्ट टाइम किसी वेबसाइट के ऊपर किसी जो है वो डाटा को लॉग इन करते हैं। सही है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग साइन अप करते हैं तो हमें फर्स्ट टाइम डाटा को एंटर करना होता है, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, अगेन पासवर्ड। ये सब बेटा क्या होता है हमारे पास, ये सब जो है वो हमारे पास साइन अप करने के बाद, यानी कि साइन अप करते टाइम हम देते हैं और साइन अप करने के बाद ये स्टोर हो जाता है। जब आप नेक्स्ट टाइम पे बेटा जब आप किसी वेबसाइट पर लॉग इन करते हो या साइन अप करते हो, तो आपको बेटा उस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ता है, ये दो या तीन चीजें एंटर करनी पड़ती है, जैसे कि ईमेल आईडी हो गया या पासवर्ड हो गया। सो जो बताने का मकसद है बेटा वो ये है कि जब आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर फर्स्ट टाइम लॉग इन करोगे, हाँ जी, तो फर्स्ट टाइम जब आप लॉग इन करते हो तो वेलिडेशन होती है। जब आप फर्स्ट टाइम जब सिस्टम में एंटर करते हैं डाटा, तो वो साइन अप प्रोसेस कहलाता है, और साइन अप प्रोसेस जो है ये आपका वैलिडेशन कहलाता है। तो वैलिडेशन जब अप्लाई होती है जब फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हैं जी, वो उसकी पावर का कोई मसला है। तो बेटा साइन अप करते टाइम हम फर्स्ट टाइम डाटा एंटर कर रहे होते हैं, तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, ये सब जो चीजें होती हैं वो हम क्या कर रहे होते हैं, एंटर करते हैं। ये साइन अप के टाइम पे हमें ये मेक श्योर करना होता है कि डाटा हमारा जो है बेटा वो क्या रहा हो, मीनिंगफुल हो, ठीक है, सेंसेबल हो, ठीक है। और इसके अलावा बेटा हमें इस चीज का ख्याल रखना होता है कि जो डाटा है हमारा वो रीजनेबल, ऐसा ना हो कि किसी के नाम की जगह क्या लिखा हुआ हो, नंबर लिखा हुआ हो, तो ये कोई मीनिंगफुल हुआ नहीं, ये तो मीनिंगलेस हो गया। किसी ने ईमेल आईडी मांगा, आपने फोन नंबर दे दिया। किसी ने नाम मांगा, आपने ईमेल आईडी दे दिया। तो ये जो चीज है, ये तो खैर ओवरऑल जो चीज कहलाती है वो वैलिडेशन चेक कहलाती है। So validation check is a check in which we are checking data should be authentic, data should be reasonable, sensible, meaningful. अच्छा, इसमें हम ये चीज नहीं देख सकते कि जैसे लेट्स सपोज किसी का नाम यूसुफ नहीं है, सही है, किसी का नाम है अहमद और उसने यूसुफ एंटर कर दिया, तो ये मेक श्योर नहीं हो सकता। ये एक वो एक अलग तरीका क्या, हाँ, अगर आपका डेटाबेस का आपके पास वो अथॉरिटी है जैसे बैंक करता है, बैंक वो एक एक्सट्रीम, बिल्कुल वो एक्सट्रीम लेके जाता है। लेकिन नॉर्मली ऑनलाइन वेबसाइट्स के ऊपर आप वैलिडेट सिर्फ इतना करते हो कि हाँ, तो आप जो है जो डाटा एंटर कर रहे होते हो बेटा, वी आर मेकिंग श्योर कि डाटा जो है वो आपका क्या है सर, मीनिंगफुल है, सेंसिबल है।
ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन की अगर बात करें तो वेरिफिकेशन क्या होता है? वेरीफाई करना, मीन्स डेटा इज करेक्ट और नॉट करेक्ट। सो ये कब अप्लाई होता है बेटा? जब हम क्या कर रहे होते हैं? साइन इन कर रहे होते हैं या लॉग इन कर रहे होते हैं। तो जब मैं लॉग इन करने जाता हूँ किसी वेबसाइट के ऊपर बेटा, तो ये जो ईमेल आईडी और पासवर्ड मैं एंटर करूंगा, सही है, ये मैंने लिखा ईमेल आईडी और ये मैंने लिखा पासवर्ड। ये ईमेल आईडी और पासवर्ड बेटा क्या होता है? कंपेयर किसके साथ? जो मैंने फर्स्ट टाइम डाटा क्या किया था बेटा? एंटर किया। तो जो मैंने फर्स्ट टाइम डाटा एंटर किया था वो उसके साथ कंपेयर करेगा। आपका मैच कर गया डाटा, करंट डाटा और प्रीवियस डाटा, तो आप क्या कर जाओगे? लॉग इन कर जाओगे। ओके। सो ये जो टर्मिनोलॉजी है ये बेटा बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। क्लियर हो गई सर बात? तो आपको ये क्लियर होना चाहिए बेटा कि वेरिफिकेशन क्या होती है, आपको ये क्लियर होना चाहिए वैलिडेशन क्या होती है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर नीचे डेफिनेशंस भी लिखी हुई है, क्योंकि ओ लेवल्स के अंदर आपको डेफिनेशंस देता है। सो बेटा जल्दी जल्दी साथ साथ ये कॉपी भी करते रहो। वैलिडेशन चेक क्या होता है? ये एक ऑटोमेटिक चेक होता है। प्रोग्राम चेक करता है कि डाटा रीजनेबल है बिफोर इट इज एक्सेप्टेड इनटू द सिस्टम। ऐसा तो नहीं है किसी के नाम की जगह नंबर आ रहा है, फोन नंबर की जगह ईमेल आईडी आ रही है, ईमेल आईडी की जगह जो है वो कॉन्टेक्ट नंबर आ रहा है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। और ये हम किसके थ्रू चेक करते हैं? वैलिडेशन के थ्रू। अब वैलिडेशन करने के लिए बेटा हमारे पास क्या होते हैं? मुख्तलिफ टाइप के चेक्स होते हैं। जैसे रेंज चेक होता है, लेंथ चेक होता है, टाइप चेक होता है, प्रेजेंस चेक होता है, फॉर्मेट चेक होता है और लेंथ चेक होता है। सो दीज आर चेक्स। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे पास बेटा क्या बन जाते हैं? टाइप चेक बन जाते हैं। सही है। तो वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट आपको जो है सर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि वैलिडेशन जो है वो हम लोग क्यों अप्लाई कर रहे होते हैं और क्या इसका रीजन है। तो जरा जल्दी से बेटा इसे लिखो, फिर हम आगे बात को लेके चलेंगे। और ये तमाम चेक्स में वन बाय वन आपको एक्सप्लेन भी करूँ जाता हूँ। So if we talk about the range check, beta, so range check is applied on the numerical data. First thing. Second thing is, okay, for example, if you are going to take admission in any college, so they have the age limit. ऐसा नहीं होगा कि कोई 35 years और 40 years का भी पर्सन जो है ना वो 11th में एडमिशन ले ले। देयर मस्ट बी एन एज लिमिट। और ऐसा भी नहीं है कि कोई 5 साल का बच्चा एडमिशन लेने चला जाए। सो कॉलेज की क्या लिमिट होगी? वो लिमिट होगी कि भाई एटलीस्ट जो है वो 12 years तो होना चाहिए। इफ के साथ लगता है, यस। इफ नहीं भी लगाओ तो रिपीट से भी लग सकता है। हाँ हो जाएगा, रिपीट हंड्रेड से भी हो जाएगा, वाइल से भी हो जाएगा। और अगर इफ, क्योंकि अगर आपने मल्टीपल टाइम्स इनपुट लेना है तो नहीं सर, अगर आप चाह रहे हो, नहीं अगर आप चाह रहे हो कि वन टाइम एंटर करके चेक करके बता दो वैलिड है, वैलिड। हाँ हाँ एग्जैक्टली, एग्जैक्टली ऐसे ही है। If the value is not within this, then the output will be not correct or not within which. ऐसे ही। सो अब बेटा, अब अगर मैं बात कर रहा हूँ किसकी? कॉलेज की। तो कॉलेज के एडमिशन में लेट्स सपोज हमने रेंज सेट की हुई है कि 12 years old से लेके मैक्सिमम 20 years old तक के लोगों को हम क्या कर सकते हैं? एंटरटेन कर सकते हैं। सो अब ये जो आपके पास जो वैल्यूज आ गई हैं ये क्या हो गई? एक रेंज आ गई। अब जो आप डाटा एंटर करोगे इट शुड बी विद इन अ रेंज। ओके। लाइक फॉर एग्जांपल आप कोई यूजर एंटर करता है 21, सो 21 इज आउट ऑफ रेंज। कोई एंटर करता है 30, इट इज आउट ऑफ रेंज। सो बेसिकली द रेंज चेक इज कि वी आर मेकिंग श्योर डाटा शुड बी विद इन लिमिट। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? फॉर एग्जांपल योर एग्जाम मार्क्स, कि अगर लेट्स सपोज हमारा पेपर 1 और पेपर 2 75 मार्क्स के होंगे, तो कलेक्टिवली इट इज 150 मार्क्स। सो अगर हम जीरो से काउंट करें तो मिनिमम नंबर जीरो हो सकते हैं किसी के, और मैक्सिमम क्या हो सकते हैं बेटा? 150 हो सकते हैं। इसी तरह किसी की परसेंटेज है तो 100% से ज्यादा कोई परसेंटेज नहीं हो सकता। मिनिमम जो परसेंटेज होगी बेटा वो जीरो होगी, और मैक्सिमम जो परसेंटेज होगी वो क्या हो जाएगी? 100 हो जाएगी। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेंज चेक। सो रेंज चेक जो होता है बेटा ये कहाँ अप्लाई हो रहा होता है? ये बेटा अप्लाई हो रहा होता है जब हम न्यूमेरिकल डाटा एंटर करते हैं। सही है, जब हम न्यूमेरिकल डाटा एंटर करते हैं तब ये अप्लाई होता है। और डाटा शुड बी विद इन अ गिवन रेंज।
सो हम ये मेक श्योर करते हैं जो डाटा है आपका बेटा वो विद इन अ गिवन रेंज आ रहा है। ओके, शुड वी मूव? नाइन, इज इट ओके? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द लेंथ चेक। First thing that you people should know कि length check is applied on the character and string data। बेटा length check जो अप्लाई होता है वो character और string data के ऊपर अप्लाई होता है। सो character data और string data का मतलब ये है कि नंबर ऑफ characters कितने हैं आपके पास वो काउंट होते हैं। स्ट्रिंग के अंदर भी हम यही काम करते हैं। सिंगल कैरेक्टर होता है करेक्टर डाटा के अंदर और स्ट्रिंग के अंदर मल्टीपल कैरेक्टर्स होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप पासवर्ड एंटर करने जा रहे हो सो यू हैव नोटिस Okay, they are going to count number of characters. Yes, at least 8 characters should be there. तो इसमें ये लग जाएगा कि if length of this जो भी है is not greater than equal to 8, then after this until it is more than 9. Yes, exactly. So you can validate it. So this is the check that contains on exact number of characters. ओके जी, अब आ जाए बेटा लेंथ चेक के ऊपर। लेंथ चेक मैंने आपको बताया जिस तरह से कि ये काउंट क्या कर रहा होता है बेटा, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को काउंट कर रहा होता है। सो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स शुड बी विद इन अ गिवन वैल्यू। जो भी वैल्यू गिवन होगी उसके काउंट के हिसाब से होना चाहिए। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द लेंथ चेक एंड रेंज चेक। रेंज चेक इज अप्लाइड ऑन द न्यूमेरिकल डाटा कि फिक्स वैल्यू आपने दी हुई है कि 41 से बड़ी होनी चाहिए, 40 से कम होनी चाहिए। तो दिस इज द रेंज चेक। लेंथ चेक में क्या होगा, डिजिट्स, नंबर्स, अल्फाबेट्स कितने हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव सीन के एटीएम पिन सेट अगर आप करोगे सो यू विल सी के देयर आर 4 कैरेक्टर्स लिमिट। 4 से कम नहीं हो सकती और 4 से ज्यादा भी नहीं हो सकती। सो दिस इज द चेक जो किस में आ जाता है बेटा, रेंज चेक के अंदर आ जाता है। तो रेंज चेक इज समथिंग जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट कर रहे होते हैं। ओके, सो रेंज चेक इज अनदर चेक which is important and we use it to taking passwords। ठीक है, तो जब भी हम बेटा पासवर्ड एंटर कर रहे होते हैं तो वहां पर क्या लगाते हैं, लेंथ चेक लगाते हैं। नाउ देयर इज अनदर कैटेगरी बेटा विच इज कॉल्ड टाइप चेक। So if we talk about the type check, so it is basically going to check the data type entered by the user. So in this check, we are making sure कि data should be according to the given data type। अब ये हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर जब हम 8 पढ़ रहे होंगे, so we will discuss about it कि हमारे पास मुख्तलिफ टाइप की डाटा टाइप्स होती है। Let's suppose we have integer data type, integer data type to save whole numbers। We have real data type to store decimal numbers। We have character data type to store single alphabet। We have string data type to store multiple alphabets। And we have Boolean data type। So Boolean or yes, we can save true or false over here। So this is not the topic today. I'm just going to tell you that there are some data types to store in a computer. But type check is making sure that data should be according to the given data type। Like अगर मुझे let's suppose मैं आपसे पूछता हूँ यार मुझे बताइए, आपसे एक वेबसाइट पे डाटा फिल कर रहे हैं और वो आपसे पूछे नंबर ऑफ सिबलिंग्स बताइए।
नंबर ऑफ सिस्टर्स, नंबर ऑफ ब्रदर्स बताइए। सो दिस डाटा शुड बी इन इंटीजर फॉर्मेट rather than it is in string or character. So this is the most important thing you people should know. So there are two types of concepts in type check कि we have to make sure data should be according to the given range. Data जो है वो बेटा हमारा क्या होना चाहिए? According to the given range होना चाहिए. Now we have another type of check which is called presence check. Presence check is basically you have seen, you have observed बेटा कि जब भी हम डाटा एंटर करते हैं so you have seen there is a steric sign. So steric sign is mentioning that you must enter the data here. You cannot leave this value. You have to must enter the data in this field. So it is basically making sure some data has to be entered and the value has not been left blank. So this is called presence check. Okay. So during the sign up process, we have observed कि password must be entered. So कुछ ना कुछ बेटा डाटा आपको लाजमी एंटर करना होता है. You cannot leave this check. This is called presence check. And then we have another important check जो कि बेटा बहुत ज्यादा जरूरी है. And this is called format check. Format check is something in which we have to make sure data should be entered according to the given format or according to the predefined format. So, like for example, this check is used to enter your email ID. This check is used to apply on your phone numbers. Like phone numbers आप डाटा एंटर कर रहे हो, so आपको पता होना चाहिए कि शुरू में जो है वो हमारे पास 4 डिजिट्स होते हैं, फिर हमारे पास जो है वो 7 डिजिट्स होते हैं. So these are some patterns जो कि इंपॉर्टेंट है. ईमेल आईडी इज अनदर इंपॉर्टेंट पैटर्न. अब किसी का ईमेल जो है बेटा वो इस तरह का नहीं हो सकता कि @gmail.com और फिर वो उसका ईमेल आ रहा हो, लेट्स सपोज अली अहमद. ऐसा नहीं हो. फर्स्ट टाइम पे क्या होगा बेटा, ईमेल होगा, उसके बाद @ के बाद लिखा हुआ होगा gmail.com. सो दिस इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट यू पीपल शुड नो कि फॉर्मेट चेक जो होता है बेटा वो क्या करता है, ये मेक श्योर करता है कि डाटा शुड बी एंटर्ड अकॉर्डिंग टू द करेक्ट फॉर्मेट और अकॉर्डिंग टू द प्री डिफाइंड पैटर्न. तो ये फॉर्मेट चेक भी बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं. इसकी एक और एग्जांपल भी बताता हूँ साथ साथ. लेट्स से आप डेट लिखते हो. अब कभी आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया हो, यू हैव सीन कि वो बता देता है कि ईयर पहले आपने एंटर करना है, फिर आपने बेटा मंथ एंटर करना है और फिर आपने जो है वो डेट एंटर करनी है. या पहले क्या बता देता है कि डेट है, फिर मंथ है और फिर ईयर है. सही है. तो ये चीज जो होती है ये बेसिकली हम मेक श्योर करते हैं कि इसके अंदर बेटा फॉर्मेट चेक है. सूडो कोड में कैसे करते हैं, इसके लिए कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जिनको यूज किया जाता है. फॉर्मेट चेक और दूसरा क्या था? इससे पहले वाला प्रेजेंस चेक. नहीं ये तो ठीक है, इस बात है ना कि वो तो इन्वर्टेड कॉमा लगा दें, कुछ गैप छोड़ दें, डज नॉट इक्वल. नहीं इसके अगला होना बस फिर फिर आपके सिर्फ नोट्स मिल रहा हूँ. यही है 6 चेक्स हैं. रेंज चेक, चेक डिजिट चेक डिजिट आता है. ये सारे के सारे पेपर 2 में भी दे देता है वो, डेफिनेशन के तौर पे पूछ सकता है. सही है बेटा. यहाँ तक मुझे बताइए ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स, इज देयर एनी इशू
regarding this topic? ओके, ठीक हो गया बेटा, यहाँ तक क्लियर है सारी बातें। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द वेरिफिकेशन। सो वेरिफिकेशन इज समथिंग। अच्छा अली अब्दुल्ला, अभी आपने क्योंकि सूडो कोड नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा सा हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो। स्ट्रिंग बेटा आसान अल्फाज में बता देता हूँ, टेक्स्ट डाटा को बोलते हैं, जिसमें अल्फाबेट्स। ठीक है, बस अभी फिलहाल आप इतना ही याद रखो, क्योंकि अभी हम जब कोडिंग पढ़ेंगे सो वी विल डिस्कस अबाउट इट। राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द वेरिफिकेशन। सो वेरिफिकेशन इज एन अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक in which we are making sure that data should be copied from one computer to another computer correctly. So data को correctly copy कर लिया गया है, जैसे for example if I have your test report, exam test report, and I have to enter into the computer. So when I am entering into the computer, so I have to see visually. So this is called verification. सही है? So there are two types of check. First is a visual check, which is checked manually. You have seen by your eyes, by using your eyes, and you have to check कि आपने जो डाटा एंटर किया है विजुअली कि वो सही एंटर किया है या नहीं किया। ठीक है। सेकंड बेटा क्या होता है, विच इज कॉल्ड डबल एंट्री चेक। डबल एंट्री चेक इज मेकिंग श्योर कि हमने जो डाटा एंटर किया है सिस्टम के अंदर वो सही एंटर किया है, यानी कि जो मैं पासवर्ड सेट कर रहा हूँ। अच्छा, ये डबल एंट्री चेक कहाँ यूज होता है? एनीवन कैन टेल मी? सर पासवर्ड। जब या आप किसी भी जगह पर वेरिफिकेशन, यानी कि जब आप पासवर्ड सेट करते हो, तो आपने देखा है कि एक फील्ड होती है जिसमें लिखा हुआ होता है पासवर्ड, और एक और फील्ड आती है जिसके नीचे बेटा यहाँ लिखा हुआ होता है अगेन पासवर्ड। तो आपकी ये वाली फील्ड कंपेयर होती है फर्स्ट वाले के साथ, टू मेक श्योर कि आपने जो डाटा सिस्टम में एंटर किया वो सही एंटर किया। सही है। सो वेरिफिकेशन इज समथिंग इन विच वी आर चेकिंग डाटा इज एंटर्ड करेक्टली। तो दो तरह के चेक्स बेटा हमारे पास अप्लाई होते हैं, एक कहलाता है बेटा विजुअल चेक, और एक हमारे पास बेटा कहलाता है डबल एंट्री चेक। सो डबल एंट्री चेक इज डन बाय मैनुअली, कि यू आर चेकिंग, आप चेक करते हो उसको देख के विजुअली कि आपने जो डाटा एंटर किया सिस्टम के अंदर वो करेक्ट एंटर किया है या नहीं किया। और बेटा डबल एंट्री जो होता है ये बेसिकली क्या होता है, ये कंप्यूटर ही चेक करता है, और ये जब हम चेक करते हैं जब हम कंप्यूटर के अंदर पासवर्ड सेट कर रहे होते हैं। और ये ज्यादातर जब होता है जब हम पासवर्ड री एंटर करवाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज होती है, विजुअल चेक ये होता है कि यू आर चेकिंग मैन्युअली। लेट्स सपोज आई हैव योर टेस्ट मार्क्स इन माय मोबाइल फोन and I have to enter into the computer. So whenever I am checking, cross checking again and again, this is called visual check. वो ऑटोमेटिकली करता है, कंप्यूटर खुद करता है। फर्स्ट टाइम हमारा एंटर किया हुआ डाटा सेकंड टाइम वाले के साथ कंपेयर। So when you are entering data again, so it will be compared with the first time entered data, so that it can verify, yeah, that you enter a correct password. Sometimes it may be a typing error, and if they will allow you to enter one time, so password may be wrong because of the typing. So that's why they are allowing you to enter two times. So mistake cannot be repeated again and again. So this is the reason behind it. That they will allow you to enter first time data and second time data. Second time data will be compared with the first time data. If you entered correct data, both are same password, so they will accept it and they will allow you to enter. Okay. सो वेरिफिकेशन सिर्फ एक जो उसमें डबल एंट्री जो होता है वो अप्लाई हो रहा होता है वैलिडेशन के टाइम पे। ओके, राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अनदर कॉन्सेप्ट व्हिच इज कॉल्ड टेस्ट डाटा। वेरिफिकेशन हो गया यहाँ तक। अब जो हमारे पास बेटा बात होगी वो किसकी होगी? टेस्ट डाटा के हवाले से। तो टेस्ट डाटा इज बेसिकली मेकिंग श्योर
that the system is working correctly. So we have four types of data: normal data, abnormal data, and extreme data. Please write it down. मेक श्योर किसके थ्रू कर सकते हैं? टेस्ट डाटा के थ्रू कर सकते हैं। टेस्ट डाटा जो होता है ये बेसिकली हमारे पास क्या करता है? टू मेक श्योर सिस्टम इज वर्किंग करेक्ट। सही है। उसके लिए बेटा हमारे पास ये फोर टाइप का टेस्ट डाटा होता है। मैं आपको सारे टेस्ट डाटा की एग्जांपल के साथ समझाऊंगा ताकि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। वी हैव नॉर्मल टेस्ट डाटा, जो क्या हो सकता है? वो आप कह सकते हो कि ये जनाब विद इन रेंज होता है, इन रेंज। ठीक है। एक एबनॉर्मल होता है बेटा, जिसे हम क्या कहते हैं? आउट ऑफ रेंज। बेटा एक होता है एक्सट्रीम टेस्ट डाटा। एक्सट्रीम टेस्ट डाटा क्या होता है बेटा? जो कि एक्सेप्टेबल होता है बट ये लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यू होती है। और बाउंड्री टेस्ट डाटा बेटा वो होता है जो एक्सेप्टेबल भी होता है और नॉट एक्सेप्टेबल भी होता है। अब ये मैं आपको आगे विद इन एग्जांपल समझाता हूँ ताकि आपको ये बेहतर तरीके से समझ आए। अब मैं आपको बेटा इसके नीचे एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो प्रॉपरली समझ आ जाए। सो राइट डाउन दिस एग्जांपल एज वेल। अच्छा देखिए, कंटेंट लिखने से फायदा ही हो जाता है कि यू पीपल कैन इजीली रिकॉल द कॉन्सेप्ट। ठीक है। सो दैट जब भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी आप इसे रिकॉल करके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो। तो मैं आपको ये वन बाय वन कॉन्सेप्ट देता हूँ, बताता हूँ कि जैसे लेट्स सपोज हम लोग बात कर रहे हैं किसी एक सिस्टम की। अज्यूम कर ले बेटा एक सिनेरियो हमारे पास है यहाँ पर। एक जो है ना वो वेबसाइट है हमारे पास, और उसमें हमने करना क्या है? हमने जो है ना वो टेस्ट डाटा लिखना है तमाम टाइप्स का। ठीक है। और जो वैल्यू है वो बेटा वो कहाँ से आ रही है? 10 से लेके 30 तक की इंक्लूसिव वैल्यूज आ रही। सो राइट एग्जांपल्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ टेस्ट डाटा for the system that can accept values from 10 to 30 inclusive। हमने एक सिस्टम के लिए वैल्यू लिखनी है। एक सिस्टम है जो कि कहां से कहां तक एक्सेप्ट कर रहा है बेटा? 10 से लेके 30 तक। और ये क्या है बेटा? इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव मींस 10 एंड 30। बोथ आर एक्सेप्टेड। ठीक है। सो अब सिनेरियो को डिस्कस करते हुए चलते हैं और फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि किस तरह से ये टेस्ट डाटा हमारा काम करता है। बेटा अगर मैं बात करूं नॉर्मल टेस्ट डाटा की, तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग में नॉर्मल टेस्ट डाटा क्या होगा? क्योंकि देखो ये डायरेक्टली आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। मैं आपको बोलूं नॉर्मल डाटा क्या है, ये नहीं हो सकता। नॉर्मल डाटा मुझे आपको एग्जांपल के साथ ही समझाना पड़ेगा। जितने भी टेस्ट डाटा है मैं आपको उस सिस्टम के अकॉर्डिंग समझा सकता हूँ कि इस सिस्टम के अकॉर्डिंग नॉर्मल क्या है, एबनॉर्मल क्या है। ठीक है। और इसके अलावा बाउंड्री क्या है, एक्सट्रीम क्या है, ये सब का सब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। तो सर नॉर्मल टेस्ट डाटा जो है वो होता है जो किस में आएगा? विद इन रेंज में आएगा। जो क्या कहलाएगा बेटा? जो विद इन रेंज होगा। सो फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 से लेके 30 तक इंक्लूसिव डाटा एक्सेप्टेबल है। तो 10 के अंदर जो डाटा है और 30 के अंदर जो डाटा है वो कौन सा आ रहा है? 11 से लेके 29। सो 11 और 29 बेटा ये डाटा किसके अंदर आता है?
नॉर्मल के अंदर आ जाता है, क्योंकि ये विद इन रेंज होता है, एक्सेप्टेड वैल्यूज के अंदर लाया करता है। सही है, तो ऐसा टेस्ट डेटा बेटा कहलाता है नॉर्मल टेस्ट डेटा। ठीक है, सो नॉर्मल टेस्ट डेटा इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये हमारे पास जरा विद इन रेंज लाए कर रहा होता है। ओके, अच्छा फर्दर बात को आगे लेके चले तो हमारे पास बेटा एक होता है एबनॉर्मल टेस्ट डेटा। एबनॉर्मल टेस्ट डेटा बेटा क्या होता है? एबनॉर्मल टेस्ट डेटा इज अ टेस्ट डेटा विच इज आउट ऑफ रेंज। जो क्या होगा? आउट ऑफ रेंज होगा। ठीक है, इसको आप इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हो कि अब क्योंकि 10 से लेके 30 तक वैल्यूज हैं, तो अगर आप देखो स्मॉलेस्ट की तरफ, तो 10 से छोटी जितनी भी वैल्यूज होंगी वो किसके अंदर चली जाएंगी बेटा? एब नॉर्मल टेस्ट डेटा के अंदर चली जाएंगी। सही है, 10 के अलावा यानी कि जैसे 7 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, ये सब किसके अंदर आ जाएगा बेटा? एब नॉर्मल टेस्ट डेटा के अंदर आ जाएगा, स्मॉलेस्ट साइड के ऊपर। और अगर आप ग्रेटेस्ट साइड के ऊपर देखो तो 30 से ऊपर की जितनी भी वैल्यूज है बेटा, वो सारी की सारी वैल्यूज जो है वो क्या कहलाएंगी? वो ग्रेटेस्ट साइड के ऊपर एबनॉर्मल कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 31, 33, 75, ये सब वैल्यूज क्या है बेटा? गिवन रेंज से बड़ी है, तो ये भी आपके पास क्या कहलाएंगी सर? एबनॉर्मल कहलाएंगे। फिर इसके अलावा बेटा हमारे पास होता है एक्सट्रीम डाटा। एक्सट्रीम डाटा इज समथिंग जो कि आप कह सकते हो कि ये एक्सेप्टेड वैल्यूज ही होती हैं, लेकिन ये स्मॉलेस्ट होती हैं या फिर लार्जेस्ट होती हैं। तो ऐसी वैल्यूज बेटा जो स्मॉलेस्ट भी हो या लार्जेस्ट हो लेकिन एक्सेप्टेबल हो, जो आपको रेंज गिवन है, वो कहलाती है बेटा एक्सट्रीम वैल्यूज। ठीक है, तो 10 हो गया या 30 हो गया, ये किसके अंदर आ जाएगा सर? एक्सट्रीम के अंदर आ जाएगा। सही है सर, तो एक्सट्रीम वैल्यूज जो होती हैं, ये जैसे 10 है और ये 30 है, ये किसके अंदर है सर? ये एक्सट्रीम के अंदर आती हैं, जो सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यूज होती हैं किसी भी सिस्टम की। अब लास्ट हमारे पास बेटा जो होता है वो होता है बाउंड्री डाटा। बाउंड्री डाटा क्या होता है? बाउंड्री डाटा बेटा कॉम्बिनेशन होता है किन चीजों का? दो चीजों। इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं? इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर एक्सट्रीम वैल्यू भी होती है और एबनॉर्मल वैल्यू भी। अब जब आप बाउंड्री वैल्यू लिखते हो बेटा, आपने याद रखना है कि बाउंड्री वैल्यू जो है ना वो लोएस्ट साइड के ऊपर भी आप निकालोगे एंड हाईएस्ट साइड के ऊपर भी निकालो। सही है, तो लोवेस्ट और हाईएस्ट दोनों के ऊपर जो है वो बाउंड्री क्या करोगे आप? कैलकुलेट करोगे। सही है, तो एक्सट्रीम और एबनॉर्मल जो है वो दोनों तरफ ही आपने क्या करना होगा? अप्लाई करना। तो चले सर, अब बात को आगे लेके चलते हैं। और बाउंड्री टेस्ट डाटा के अंदर जैसे मैंने आपको बताया एक्सट्रीम और एबनॉर्मल का कॉम्बिनेशन होता है, तो इसका लोएस्ट जो बनेगा बेटा वो क्या बनेगा? 9 बनेगा। और इसका जो अगर लोएस्ट साइड के ऊपर देखें तो एबनॉर्मल 9 होगा, और जो 10 होगा वो एक्सेप्टेबल होगा, और ये क्या है? एक्सट्रीम है। इसी तरह से बेटा अगर इसके लार्जेस्ट की बात करें तो 30 जो है वो एक्सट्रीम हो गया, और 31 हमारे पास क्या हो गया बेटा जी? एबनॉर्मल हो गया। ओके, सो दैट्स हाउ इट इज कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्या होने चाहिए बेटा? क्लियर होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेवेंट क्वेश्चन जो है वो आपके पास आ जाते हैं। वो अक्सर पूछ लेता है इस हवाले से कि सिस्टम जो है वो किस तरह से काम कर रहा है, कौन सी एक्सेप्टेबल वैल्यूज है, कौन सी नॉट एक्सेप्टेबल वैल्यूज है। ठीक है, तो बेटा यहाँ तक मुझे बताएं कि हमने आज की क्लास में वैलिडेशन भी कवर कर लिया है, वेरिफिकेशन भी कवर कर लिया है। ठीक है, सो कोई कंफ्यूजन है तो बताएं, अदरवाइज हम क्लास एंड करते हैं यहाँ पे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।